शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है अदिति अवस्थी। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में हिंसा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया है। राजनाथ ने अलगाववादियों पर ऑल पार्टी डेलीगेशन से मुलाकात न करने पर निशाना साधा। कहा, हुर्रियत नेताओं में न कश्मीरियत है और न ही इंसानियत। राजनाथ ने ये भी कहा कि जो कश्मीर में शांति चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी खुले हैं। डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी अपने खत्म हो रहे जनाधार से परेशान हैं। कश्मीर में हिंसा और विरोध प्रदर्शन से उनकी पकड़ खत्म हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने वार्ता नहीं करके अपनी इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की है। सेपरेटिस्ट लीडर का कोई कंट्रोल नहीं है जेल के हालात पर। अगर वो बात कर भी लेते, कुछ बोल भी देते तो उनके आज के दिन कोई नहीं सुनने वाला। धीरे धीरे उनका जो एक्सपोजर है वो हो रहे हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने कश्मीर में अलग अलग पक्षों के करीब 300 लोगों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लेफ्ट, समाजवादी दलों और AIMIM नेता जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से मिले। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन गिलानी ने मिलने से इनकार कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने भी मुलाकात नहीं की। उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से मिले। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग पार्टियों के 30 सदस्य शामिल थे। रेप केस में आरोपी संदीप कुमार की तुलना नेहरू और गांधी से करने वाले आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष को महिला आयोग ने तलब किया है, समन भेजा है। महिला आयोग के मुताबिक आशुतोष का ब्लॉग महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने वाला था। आशुतोष को शुक्रवार को महिला आयोग के दफ्तर में पेश होकर जवाब देना होगा। आपके एक नेशनल स्पोक्सपर्सन ऐसा ब्लॉग लिखते हैं जिसमें लगता है कि पितृसत्ता का मतलब एक बहुत बड़ा उदाहरण जो दिख रहा है, वो नेशनल कमीशन उसे वो मतलब ठीक नहीं मान सकता और हम चुप नहीं रह सकते हैं। जवाब में आशुतोष ने भी पलटवार किया। ललिता मंगलम को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बताया। ललिता कुमार मंगलम बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव थी। अगर मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग से नोटिस मिलेगा तो मैं प्रतिक्रिया दूंगा। इससे पहले कांग्रेस ने आशुतोष के ब्लॉग के विरोध में दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर प्रदर्शन किया। 2 सितंबर को आप नेता आशुतोष ने ब्लॉग में संदीप कुमार का बचाव किया था। आशुतोष ने ब्लॉग में लिखा था कि संदीप कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। आशुतोष ने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई विवादित तर्क दिए थे। आशुतोष के खिलाफ दिल्ली के ज्योतिनगर थाने में FIR भी दर्ज करवा दी गई है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पंजाब में टिकट बंटवारे के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली के बिजवासन में आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने पार्टी के बड़े नेताओं पर पंजाब में टिकट के बदले यौन शोषण का आरोप लगाया था। सहरावत ने CM केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर मामले की जांच की भी मांग की। देवेंद्र सहरावत के आरोपों को आप नेता और पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने गलत बताया है। कहा, आपको बदनाम करने की साजिश हो रही है। यदि गल हो रही है जनानियां दे नाल घर बेटी बहु समाज जो काम करना चाहती है, इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिपोर्टां जदी आ रही हैं। ऐसे आरोप बेबुनियाद आरोप। आप पंजाब की बेटियों को शर्मिंदा करते हैं ऐसे आरोप लगाते। आप पंजाब के लोगों को शर्मिंदा करते हैं ऐसे आरोप लगाते। मुझे लगता है पंजाब के लोग इस हकीकत और इस साजिश को समझ रहे हैं। चिट्ठी में देवेंद्र सहरावत ने संजय सिंह और उनके करीबी दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहरावत ने आपकी दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे पर भी निशाना साधते हुए चरित्र पर सवाल उठाए। देवेंद्र सहरावत ने संदीप का बचाव करने वाले आशुतोष के विवादित ब्लॉग को भी गलत बताया। देवेंद्र सहरावत ने अन्ना हजारे से भी मामले में दखल देने की मांग की है। इससे पहले देवेंद्र सहरावत ने आम आदमी पार्टी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाले जाने के तरीके के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। चीन में चल रहे G20 समिट में PM मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। साथ ही काले धन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की स्ट्रैटेजी अपनाने पर जोर दिया।
पीएम मोदी ने कहा सरकारों की तरफ से करप्शन, ब्लैक मनी और टैक्स चोरी रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस होना जरूरी है। पीएम ने ये भी कहा कि G20 देशों को संधियों और पॉलिसियों की कमियों को दूर करने के लिए काम करना होगा। It was an important summit. We looked at the G20 as a very important forum for global governance, as you know, certainly a much more representative forum, which is based on objective criteria. And from that point of view, we have always been very active participants in G20. पीएम मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा से भी मुलाकात की। मोदी की थेरेसा से ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। G20 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी के मुताबिक दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंक बांट रहा है। पीएम मोदी ने कहा दक्षिण एशिया का ये देश आतंकी तैयार कर हमारे देश भेजता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो देश और संगठन आतंकियों का समर्थन करते हैं उन पर बैन लगना जरूरी है। आज पीएम मोदी और बराक ओबामा की भी मुलाकात होगी। दोनों के बीच ये 8वीं मुलाकात होगी। यूपी के मेरठ में एक मां बेटी की लाश लेकर अस्पताल के बाहर रात भर बैठी रही। अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। काले कपड़े में 2.5 साल की बेटी की लाश और रोती बिलखती इरफाना। तस्वीर मेरठ जिला अस्पताल की है, जहां इरफाना को पूरी रात ऐसे गुजारनी पड़ी। बेटी वायरल बुखार से पीड़ित थी। वक्त पर खून न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। लाश गांव ले जाने के लिए इरफाना ने एम्बुलेंस मांगी, लेकिन नहीं मिली। डॉक्टरों ने निजी एम्बुलेंस लेने को कहा। इरफाना से 2,500 रुपए मांगे गए। इरफाना के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से इरफाना बेटी की लाश लेकर करीब 2.5 किलोमीटर तक अस्पताल के चक्कर काटती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 1 घंटे बच्ची जी वहाँ पे उनके हाथों में कोई डॉक्टर नहीं आ पाया हमारी सहायता के लिए। 1 घंटे के बाद मतलब बच्ची का देहांत हो गया। वहाँ से बोले बच्ची को ले जाओ। हमने उनसे कहा जी एम्बुलेंस बुलवाई है, और तो वो बोले एम्बुलेंस अपने पैसों से खरीद के ले जाओ या वैसा ले जाओ, फोन बाहर से जाकर कर लेना, यहाँ से बच्ची जल्दी उठाओ। पिछले कुछ दिनों में संवेदनहीनता के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में एक पिता बच्चे को इलाज के लिए कंधे पर लेकर घूमता रहा। बेटी की मौत के बाद लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ओडिशा के कालाहंडी में एक युवक पत्नी की लाश कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। अस्पताल ने पत्नी की मौत के बाद एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। ओडिशा के बालासोर में एम्बुलेंस न मिलने पर लाश के हाथ पैर तोड़कर बांस पर बांधकर ले जाना पड़ा। इरफाना बागपत जिले के गौरीपुर निवाड़ा गांव की रहने वाली है। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद मेरठ आई थी। अब टीचर्स डे पर एक ऐसे गुरु की खबर जो बदहाली में जीवन जीने के लिए मजबूर है। गोरखपुर में हॉकी के कोच है इमरान। 2 वक्त की रोटी के लिए स्पोर्ट्स किट बेचकर गुजारा चला रहे हैं। 8 अंतर्राष्ट्रीय और 50 से ज्यादा राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले मोहम्मद इमरान घर का खर्च चलाने के लिए स्पोर्ट्स किट्स बेचते हैं। इसके लिए इमरान को साइकिल से कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तब जाकर टी-शर्ट और लोअर बेचकर घर का गुजारा होता है। 7 नवंबर को इमरान की बेटी की शादी है, लेकिन इसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। बावजूद इसके इमरान कहते हैं कि उनका जीना भी हॉकी है और मरना भी हॉकी। जब तक सांसें चलेंगी तब तक वो हॉकी की सेवा करते रहेंगे। कोई सहायता किसी चीज़ की नहीं मिली। खाने पीने अपनी जीविका चलाने के लिए मेरी हालत ख़राब हो गई। लोअर किट बेच के मैं अपने घर की परवरिश करता हूँ। 973 रुपया मुझे सरकारी पेंशन मिलती है, उसमें मेरा कैसे गुजारा होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कोई मेरी खबर नहीं ली, न तो कोचिंग न मेरे बेटे को रोज दी, न हमें कहीं एडहॉक कोचिंग कैंप। हम परेशान हाल हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब देश को एक से एक खिलाड़ी देते रहेंगे। 1974 में मोहम्मद इमरान का सिलेक्शन भारतीय हॉकी टीम में हुआ था। 1974 में ही इमरान को खेल कोटे से फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई। मोहम्मद इमरान ने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए नौकरी को चुना। 10 जून 1990 को एक हादसे के बाद फर्टिलाइजर में उत्पादन बंद हो गया। साल 2002 में ज्यादातर कर्मचारियों को वीआरएस देकर छुट्टी कर दी गई। इमरान को 973 रुपए की पेंशन मिलती है, जिसमें 4 लोगों के परिवार का खर्च चला पाना मुश्किल है। इरफान ने खिलाड़ियों के लिए लोअर बनाने का कारखाना शुरू किया था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो भी बंद हो गया। कानपुर में एक महिला ने अपनी देवरानी के 18 दिन के बेटे को छत से नीचे फेंक दिया। तस्वीर कानपुर के एक निजी अस्पताल की है। एक महिला देर रात अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर काफी देर तक बालकनी में टहलती है। इस दौरान बालकनी में कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद महिला बच्चे को बालकनी के किनारे ले जाती है और फिर 30 फीट नीचे घर की छत पर फेंक देती है। गनीमत ये रही कि बच्चा सीधे जमीन पर गिरने के बजाय छत पर लगे लोहे के एक जाल में फंस जाता है। इस दौरान जब एक वार्ड बॉय ने बच्चे को लोहे के जाल में फंसा देखा तो वो उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। वार्ड बॉय की टांग टूट गई, लेकिन उसने बच्चे को बचा लिया। बच्चे को भी काफी चोट आई है। अभी वो आईसीयू में भर्ती है।
सर हमारे दिमाग में आई, हमने ऐसे ही कर दो, इन्हें कोई नहीं पता है। हम बता रहे आप चाहो जो सजा दे दे, मेरे दिमाग में ये हमसे किसी ने कहा ऐसे कर दो, हमने कर दिया। भागते हुए देखा तो बच्चा पीछे पड़ा हुआ था, तो हम लोग फिर हमने तो डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया, हम लोग नीचे पूरा स्टाफ भागा बच्चे के पीछे। वहाँ हम लोग कूदे, देखा बच्चे को हाथ मिले तो बच्चे में कुछ सांसें चल रही थी। आरोपी सरिता यादव देवरानी का बेटा पैदा होने से खुश नहीं थी। सरिता के खुद 3 बेटियां हैं, इसलिए देवरानी के बेटे को मारने की कोशिश की। कन्नौज जिले में रहने वाले सर्वेश और रमना को 18 दिन पहले ही बेटा हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा सेप्टिसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।